सभी दोस्तों को नमस्कार। यूपीएससी 0 to 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को IBAC-IO का एग्ज़ाम का फ़ीडबैक देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक मेगा PDF है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। पेज नंबर 196, ओके। तो अगर आप वाकई में IBAC-IO का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, पहले तो यहाँ पर चलते हैं। अगर मतलब आप वाकई में IBAC-IO का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको एक बार सुनिएगा और प्रयास करिएगा कि आप उसको फॉलो कर पाएँ। देखो, जब जो बच्चे स्पेसिफ़िकली SSC CGL की तैयारी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग सब लोग ही करते हैं SSC CGL की तैयारी, ठीक है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, खासकर मैथ्स और रीज़निंग आसान हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो नए ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं, न्यू ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जो जिन्हें ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता, अगर एक्सपीरियंस होता भी तो है पर इस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उनके लिए है ये एग्ज़ाम फीडबैक। एग्ज़ाम फीडबैक मैंने IBAC-IO का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आता है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा आता है। इनको इतने सारे पेपर बनाने पड़ते हैं, उसके बावजूद क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था शायद से 1-1.5 साल पहले हुआ होगा या 2 साल पहले हुआ होगा, मुझे करेक्टली नहीं याद है, लेकिन मैंने दिया था एग्ज़ाम, और ये वाला भी मैंने एग्ज़ाम दिया। अभी कल IBA सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया। तो जो नए लोग IBAC-IO का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी मैथ्स और रीज़निंग इम्प्रूव करिए, और जब आप कभी भी इस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट, देखो, जब नहीं पता होता तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन कोई गाइड करने वाला हो तो आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। मेरे को इतना पता है। हाउ टू अटेम्प्ट IBAC-IO पोस्ट 2025 के बाद जो एग्ज़ाम आएगा उसको आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ ये है कि सॉल्व रीजनिंग एंड मैथ्स, क्योंकि इसका जो करंट अफेयर होता है ना, वेरी रिस्की। अगर आपने साल भर सही तरीके से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कर नहीं पाएंगे इसका करंट अफेयर। कुछ कर भी सकते हैं। मेरा मानना ये है कि 20 क्वेश्चन में से आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इन्होंने पेपर बनाया है या बनाते हैं, 20 में से 12 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। 10 के आसपास आप कर भी सकते हैं। डोंट अटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन। जो चीज़ नहीं आती है उसको मत करो। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। 100 में से जिसके 55 या 60 नंबर होते हैं, 55 नंबर होते हैं, उसका भी फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है। इसलिए जब करंट अफेयर अटेम्प्ट करोगे तो रॉन्ग अटेम्प्ट मत करो। जो आते हैं क्लियर पता है उन्हीं को अटेम्प्ट करो, ठीक है। बात अभी करंट अफेयर के बारे में और जान लो कि कैसे कैसे सवाल बनाते हैं। देखो, ये पूछेंगे तुमसे कि पर्टिकुलर भूकंप कहाँ आया, तो म्यांमार में आया। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि म्यांमार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ मांडला डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ। तुमसे अंदर घुस करके पूछते हैं। तुमसे पूछेंगे कि पैरा गेम्स कहाँ पे हुए। तुमसे ये पूछेंगे कि पैरा गेम्स में कुल कितने स्पोर्ट्स में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली डीपर क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो गलत होने के बहुत संभावनाएं होती हैं और गलत हो ही जाता है। तो मेरा आपसे सजेशन ये है कि आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन चीज़ों का अटेम्प्ट करिए, और करंट अफेयर को अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करिएगा। उसी से आपका सबका स्कोर जो है डाउन हो जाता है। तो यही मेरी मुख्य बात रहेगी। और जो जनरल साइंस है, देखो, 2 चीज़ें रहती हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस, GA, जो करंट अफेयर के अंतर्गत आ जाता है। एक होता है जनरल साइंस, जिसमें तुमसे
साइंस, पॉलिटी, ये सब चीज़ें जो तुमसे पूछ लेता है। तो ये वाला हिस्सा डूएबल रहता है, लेकिन जो सबसे इसका कठिन हिस्सा होता है, जो कि अब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो ये वाला है। करंट अफेयर डोंट डू इट। अगर नहीं पता है तो डोंट डू इट। ये हर एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है, लेकिन ACIO के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली एप्लीकेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी PDF है जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है ना, दे आर रियल डील एक्चुअली, है ना, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू इट। अगर आप 20 में से 20 करके आएंगे तो उसमें से 10 गलत हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत होशियार हैं उन लोगों के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। और एक बात, एग्ज़ाम देने से पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, एक बार उससे देख लो। उससे अब देखो इन्होंने क्या किया है कि ये जो इनको क्या नाम है, पद्म श्री अवार्ड मिला है, तो जनरली क्या होता है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी हो जाए। अवार्ड बहुत सारे दिए जाते हैं, 129 या 130 ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं, पूरे नहीं याद कर सकते हो आप। क्या याद कर सकते हो आप? भारत रत्न याद कर सकते हो, पद्म विभूषण याद रख सकते हो, लेकिन पद्म श्री नहीं याद कर पाओगे, मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए चूँकि मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि करना क्या चाहिए। देखो करना ये चाहिए कि जो लिस्टिंग वाली चीज़ें मिल लें, जैसे जो लिस्टिंग वाली चीज़ें मिले, लिस्ट, जिसको लिस्ट की कैटेगरी में मैं कंसीडर करता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स अवार्ड कई सारे लोगों को मिलते हैं, पद्म अवार्ड ठीक है। बुक्स, इन्होंने बुकर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो अवार्ड जीती हैं बानू मुश्ताक, उनके बारे में तो पूछा ही है, साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि कितनी बुक्स, कौन कौन सी बुक्स शॉर्टलिस्ट हुई हैं, उनके ऑथर क्या हैं। तो तुम समझ लो कि अगर बुकर पूछा है तो ज्ञानपीठ भी पूछेंगे, सरस्वती अवार्ड भी पूछेंगे, जो वेद व्यास अवार्ड पूछेंगे, कौन सी बुक सेलेक्ट की गई वो भी पूछेंगे। तो बेसिकली जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो इस तरीके से प्रिपेयर करना कि इस चीज़ को इग्नोर मत करना और पूरी लिस्ट देखना, एक बार गो थ्रू करना बेसिकली। जैसे कि साइंस अवार्ड होते हैं, कई सारे लोगों को मिलते हैं, याद नहीं हो पाते हैं, तो एक बार मैं कहूँगा कि आप पूरी लिस्ट देखना, सिर्फ मेन चीज़ें या फिर जिसमें 2 या 3 हो वही चीज़ें मत देखना। तो लिस्ट का काम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डीपर चीज़ें पूछी हुई हैं। तो ये लिस्ट से रिलेटेड बात हो गई। उसके बाद बुक्स में भी क्वेश्चन आए हैं, डिफेंस से क्वेश्चन आए, वो जो आते ही हैं हमेशा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हम ही इग्नोर कर देते हैं। मान लो जैसे कि लिस्ट रहती है, इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पूरी याद ही नहीं हो सकती है, जो याद हो सकता है वही पढ़ते हैं। लेकिन 1-2 बार पढ़ना चाहिए उसको, अगर आप स्पेसिफिकली इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, क्योंकि ये लेवल 7 की जॉब होती है। लेवल 7 की जॉब होती है, पेमेंट अच्छी खासी होती है और जॉब भी अच्छी है। मतलब वर्क प्रोफाइल नहीं पता मुझे, बट अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से देखा जाए, पेमेंट अट्रैक्टिवनेस के हिसाब से तो अच्छी जॉब है। और बस मैं यही बताना चाहूँगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप करते रहिए, जिसको भी आगे चल के देना होगा आप ज़रूर करिए। अब देखो मैंने ये भी देखा कि 2024 तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी है। टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज कहाँ पे कमेंस हुई? नेवल डकयार्ड विशाखापत्तनम, ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैं बस यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि रीजनिंग सॉल्व करो, मैथ्स करो, लेकिन करंट अफेयर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको मत करो, और ज़्यादा समय करंट अफेयर में मत खर्च करो, वो समय बचा करके मैथ्स में खर्च करो। वहाँ अगर करोगे तो श्योर शॉर्ट नंबर मिलेगा। और करंट अफेयर में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा दिए ना, देखो करंट अफेयर मेरे हिसाब से 7 मिनट में हो जाना चाहिए 20 क्वेश्चन, लेकिन 7 मिनट से आपको पता नहीं चलेगा 10 मिनट या 11 मिनट कब हो जाते हैं। तो वो अगर 4 मिनट अगर आप बचा लोगे तो मैथ्स के क्वेश्चन आप कर लोगे कम से कम 4, और नंबर मिल जाएंगे उसमें। देखो ऋषभ शेट्टी का ये जो पूछा हुआ है, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड पूछा है, 71वां नहीं पूछा, तुम देख लो। तो बेसिकली करंट अफेयर में ये लोग 1 साल पुराना, पूरा 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछते हैं। तो प्योर, मतलब प्योर 1 ईयर प्लस करंट अफेयर पूछते हैं, ठीक है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। अगर किसी को देख करके मदद मिलती तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।